और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, जंग से दुनिया में त्राहिमाम है और जंग की जो आंच है वो दहलीज तक आ गई। तेल पर रोया पाकिस्तान और भारत का बड़ा प्लान। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो जंग है, जंग में हालात क्या हैं ये देख रहे हैं। अब तेल पर अटैक हो रहा है, जिसका जहां तेल ठिकाना है उस पर हमला करो और तेल खत्म कर दो। ये जो आप ड्रोन अटैक देख रहे हैं, ड्रोन हमले इजराइल की हाइफा रिफाइनरी पर हो रहा है। अभी जंग में शामिल देश एक दूसरे के तेल को खाक करके जलाने में लगे हैं और ये पूरी दुनिया को जला देगा। सिर्फ हाइफा ही नहीं, अगली तस्वीर देखिए, ये ईरान का तेल का जहाज है जिस पर अमेरिका ने अटैक किया है समंदर के बीच। सीधे आपको नजर आ रहा है समंदर, और समंदर के बीच ऑयल वेसल था, तेल का जहाज था ईरान का, जिस पर अमेरिका ने अटैक किया है। ये देश एक दूसरे के तेल को जलाने में लगे हैं और इसके उलट ईरान की सेना ने अमेरिकी एयरबेस पर हमले कर दिए हैं क्योंकि उनके तेल को निशाना बनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान ने बहरीन के तेल ठिकाने पर अटैक कर दिया है बैपको में। कल भी यहां हमला किया था ईरान ने, आज फिर हमला किया है बहरीन की रिफाइनरी पर। सब एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं, अब तेल के प्यासे भी हो गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरानी तेल है, अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है। ये ईरान के फ्यूल टैंक हैं जिस पर अटैक किया गया। क्या ये लड़ाई अब तेल को जलाकर खाक करने की तरफ बढ़ रही है? क्या ये लड़ाई तेल की है? एक दूसरे के तेल पर अटैक, यानी एक दूसरे की ताकत पर अटैक, क्योंकि कमाई का यही बड़ा जरिया खाड़ी देशों का है। और आपको याद होगा, इससे पहले ईरान के बड़े तेल ठिकानों पर अटैक किया था अमेरिका ने, इजराइल ने। उसके बाद तबाही का मंजर और तस्वीरें सामने आई ईरान से। अब देखिए जरा, पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पर लाइन लगी है और शहबाज शरीफ ने समझिए लॉकडाउन लगा दिया है। अमेरिका ईरान जंग का सबसे बुरा असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। तेल के दाम बढ़ने से पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। खबर है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 दिन का तेल बचा है, इसलिए पड़ोस में हो रही जंग से पाक के हाथ पांव फूल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए। सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, फैक्ट्रियां भी कम चलेंगी। 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से ही काम करने का निर्देश है। बहुत जरूरी होने पर ही गाड़ी और बिजली का इस्तेमाल करने को कहा गया है। पाकिस्तान में आधे से ज्यादा सरकारी गाड़ियां 2 महीने तक बंद रहेंगी। रमजान में नेता मंत्रियों के इफ्तार पार्टी पर बैन लगा दिया गया है। सरकार के मंत्री और सलाहकारों को अगले 2 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी और पाकिस्तानी सांसदों की सैलरी 25% कट कर मिलेगी। पाक मंत्री सांसदों के सभी विदेश दौरे रद्द कर दिए गए और उन्हें किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से बचने को कहा गया है। दरअसल पाकिस्तान अपनी जरूरत का पूरा तेल खाड़ी देशों से लेता है। अमेरिका इजराइल से ईरान की जंग हुई तो तेल सप्लाई रुक गई है और शाहबाज सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 55 रुपए बढ़ा दिए। इससे
पूरे पाकिस्तान में शाहबाज मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। दबाव बढ़ा तो शाहबाज ने टीवी पर आकर मुल्क के नाम संदेश जारी कर दिया और कहा दुनिया में नया संकट आया है, इसलिए कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है इसलिए पिछले दिनों मुनीर सऊदी अरब भी पहुंच गए थे ताकि किसी तरह बातचीत हो, जंग रुके तो पाक को तेल मिलना शुरू हो। लेकिन पाकिस्तान का तेल निकल रहा है। लेकिन जंग की आंच सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं पहुंच रही, दुनिया का हर देश इससे जूझ रहा है और यह तपिश सब तक पहुंचेगी। तो जरा ये वियतनाम की तस्वीर आप देख रहे हैं। वियतनाम में भी पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन नजर आ रही है। दूर तक जो आपको लाइन नजर आ रही है, सारी गाड़ियां पेट्रोल भराने को लेकर हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी हालात यही है। बांग्लादेश में पिछले 3 से 4 दिन से हालात है, ये देखिए कई कई किलोमीटर में बाइक लगी हुई है तेल भरवाने के लिए। तारिक रहमान अभी चुन कर आए हैं और उनके लिए एक और मुश्किल सामने आकर खड़ी हो गई। चुनौती दुनिया के हर देश के लिए। देखिए जरा कौन सा मुल्क किस परेशानी से जूझ रहा है। सबसे पहले देखिए इटली। तेल और गैस की कीमतें इटली में बढ़ गई, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और इटली में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ गया है। फ्रांस, पेट्रोल पंप में लंबी कतार बढ़ने लगी है। तेल गैस महंगा होने से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी और आर्थिक संकट का खतरा बढ़ गया है। थाईलैंड, ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के विदेश जाने पर रोक है। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों के इस्तेमाल का निर्देश है। वियतनाम, घर से काम करने का आदेश दिया गया है, कम गाड़ियां इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश, कार बाइक के लिए पेट्रोल डीजल की सीमा तय की गई है। ईद तक यूनिवर्सिटी में छुट्टियां बढ़ाई गई, लोगों से बिजली और गैस बचाने की अपील की गई है। इंडोनेशिया, सिर्फ 2 हफ्ते का रिजर्व तेल भंडार है। तेल संकट से इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और घरेलू ईंधन की कीमतें 30% मिस्र में बढ़ गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 22% बढ़ गए हैं। मिस्र में खेती और खाद का संकट भी गहरा गया है। अलग अलग देशों में हाल अलग अलग है। सुनिए जरा मैक्रो क्या कह रहे हैं और पुतिन क्या कह रहे हैं। Après la catastrophe, हम वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं कि कैसे जब हम हाइड्रोकार्बन पर अत्यधिक निर्भर होते हैं तो ये दबाव का साधन बन सकता है, यहाँ तक कि अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। travailleurs, secours et ingénieurs As of today, हमने 5:30 पहले भी कई बार आगाह किया है कि अगर मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और तनाव बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पूरी दुनिया की तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। 1.3. तो बात पूरी दुनिया की हो गई, अब बात हमारी। हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है, कितना असर पड़ने वाला है, जेब पर कितना असर पड़ेगा, महंगाई पर कितना असर पड़ेगा। उससे पहले सियासी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अमेठी में प्रोटेस्ट किया है, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। दूसरी तरफ नवी मुंबई से तस्वीरें आई हैं। नवी मुंबई में भी सिलेंडर लेने वालों की लाइन लगी हुई थी। लोगों में डर और दहशत भी है कि कहीं ऐसा ना हो सिलेंडर मिलना बंद हो जाए, इसलिए भी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं या प्री बुकिंग करवा रहे हैं। दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है, यानी जो रेस्टोरेंट में चलते हैं, होटल में चलते हैं। इसलिए एक रेस्टोरेंट ने बाकायदा लिख दिया है कि यहां सिर्फ चाय और कॉफी ही मिलती है अभी। तो अलग अलग राज्य से अलग अलग खबरें हैं, बहुत सी अफवाहें हैं, बहुत सा सच है। यूपी में कमर्शियल सिलेंडर पर रोक की अफवाह से हड़कंप मचा। दावा है कुछ होटल रेस्टोरेंट ने खाने पीने के सामान सीमित कर दिए। लखनऊ, कानपुर में कई जगह बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद सिलेंडर मिल रहा है। महाराष्ट्र, एलपीजी की समस्या से मुंबई में करीब 20% होटल रेस्टोरेंट बंद होने लगे। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है, गैस सप्लाई ठीक नहीं हुई तो 72 घंटे में 50% रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। पुणे में हालात इतने खराब हैं कि गैस शवदागृह अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में करीब 5 लाख कमर्शियल गैस के कनेक्शन है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कम होने से हड़कंप के हालात। एसोसिएशन का कहना है 2 से 3 दिन आपूर्ति नहीं हुई तो होटल बंद हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, भोपाल के होटल रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 दिन का सिलेंडर स्टॉक बचा है, उनका कहना है।
यहां हर दिन 1000 कमर्शियल सिलेंडर की खपत होती है। 48 घंटे में सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रेस्टोरेंट बंद करने पड़ सकते हैं, यह कहा जा रहा है। कर्नाटक, बेंगलुरु के कई रेस्टोरेंट्स में सर्विस बंद हो गई या सीमित कर दी गई। कई होटलों पर तो खाने की जगह सिर्फ चाय कॉफी उपलब्ध है। उसी तरह तमिलनाडु में चेन्नई सहित कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कम हो रही है, कई जगह ज्यादा है। होटल मालिकों ने चेतावनी दी है कि सिलेंडर नहीं मिला तो होटल बंद हो जाएगा। तो अलग अलग जगहों और अलग अलग राज्यों से जानकारी मिल रही है। सरकार क्या कर रही है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। ये सिलेंडर नहीं दे रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं, ना बुकिंग उठा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया, रोज आ रहे हैं, कह देते कल मिलेगा कल मिलेगा, और अब भी खाली लेके जा रहे हैं सिलेंडर। इन्होंने दुखी कर रखा है बहुत ज्यादा। गैस है ना, बुकिंग भी ना हो रही घर से। और अब यहाँ आए हम तनु कह रहे हैं 1 बजे ना 1 बज गो, बाहर खड़े रहे, 2:30 बजे बात करी हो। बता 2:30 बजे तक हम यहीं रहेंगे। 15 दिन हो गए बुकिंग का, सिलेंडर नहीं मिल रहा है मैम लोग का। आते हैं तो कहते हैं सिलेंडर खाली लेके आओ तो मिलेगा यहाँ पर, नहीं तो धक्के खाते रहो। 2-3 दिन से 2 सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे बोला कि ट्रक नहीं आ रही है, तो आज मैं आया हूँ, ऑफिस छोड़ करके आया हूँ कि नहीं तो फिर पता नहीं और रेट बढ़ेगा कि क्या होगा। अभी तो कुछ ही रेट बढ़ा है, आगे हो सकता है डबल हो जाए। ये सिलेंडर नहीं मिल रहा था, आज 10-15 दिन का बुकिंग नहीं मिल रहा था। जब यहाँ पे आए जब मिला है, वो भी नंबर लगा के पर्ची लिए जब। अब वहाँ जाके बोल रहे हैं तो बोले ऐसे वो भी मिल गया गनीमत है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। यहाँ सर पहली बात तो जो है सुबह से लोग आकर लाइन लगाए हुए हैं, उसके बाद जो है उसके बाद भी बुकिंग नहीं हो रहा है जो है। और समस्या जो है लोग लाइन में खड़े हैं, सबके यहाँ शादी है विवाह है, सब परेशान है जो है। सुबह से आके लोग लाइन लगाए हुए हैं। सास का गरम भोज है, कल हमको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कल हमारे घर की इज्जत कैसे रहेगी। नात मात हित दोस्त सबको हम न्योत बैठे हैं। सिलेंडर की इतनी शॉर्टेज है तो हमारे घर भोजन कैसे बनेगा। आज 1 हफ्ते से तो हमारी बहू लोग लकड़ी पर खाना बना के खा रही हैं। अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा था, वो चल गया, आज का दिन चल जाएगा, कल से बंद हो जाएगा। मैडम पहला 1540 रुपए था, अभी 1850 हो गया, 300 रुपए बढ़ गया। ये क्या 2 दिन होटल चल सकता है, और 2 दिन के अंदर अगर सप्लाई नहीं हुआ है तो हमको होटल बंद करने की नौबत आ जाएगा। सब जगह पे गैस का बहुत स्केर्सिटी बढ़ रहा है, इसकी वजह से हम बहुत तकलीफ से ये होटल चलाना पड़ रहा है। आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर ही हमारा पूरा का पूरा होटल को शटडाउन करना पड़ेगा। अब देखिए जरा तेल आने का रास्ता कौन सा है जो भारत के लिए भी परेशानी बना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ईरान देख रहे हैं ऊपर, और ये जो आप देख रहे हैं पूरा रास्ता, ये आने का रास्ता है। देखिए इसमें कौन कौन से, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई देख रहे हैं, और ये शिप तेल का निकलता है यूएई ओमान से होकर इस रास्ते से आता है भारत। इस रास्ते को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जो गोल चक्र आप देख रहे हैं, ये 30 किलोमीटर का इलाका है, हिस्सा है पानी का, और यहीं पर ईरान बैठा है। यहां से जो भी जहाज निकलता है इस पर ईरान अटैक कर देता है, और इस ईरान ने इसको बंद कर दिया है। इसे फिर से प्ले कीजिए जरा और देखिए फिर से प्ले कीजिए इसे और देखिए किस तरह से ये जहाज वापस इस रास्ते से आ रहा है। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, ये आप देख रहे हैं, ये खाड़ी देश है इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यहीं से तेल आता है, और तेल आने का ये रास्ता है, यही रास्ता बंद कर दिया गया है। भारत का भी लगभग 50% तेल इसी रास्ते से आता है खाड़ी देशों से। बस यहीं पर ईरान बैठा है और उसने आने जाने वाले सारे जहाजों पर हमला किया है और बहुत से तेल के जहाज उसने तबाह कर दिए हैं। अब भारत का लगभग 40-50% तेल यहां से आता है। तो सवाल यह है कि अब तेल आएगा कैसे, यह संकट है। लेकिन हर देश अपना तेल रिजर्व रखता है, भारत का भी तेल रिजर्व है, इसलिए बाकायदा आज बड़ी बैठक हुई। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बैठक ली है, केंद्रीय मंत्री ने बैठक की है कि भारत की तैयारी क्या है, भारत कैसे निपटेगा। इससे पहले कैबिनेट की बैठक भी हुई है और कैबिनेट की बैठक में भी बड़े फैसले हुए हैं। आइए मैं आपको बताऊं सरकार क्या कुछ कर रही है और क्या फैसले हुए। तेल गैस के संकट पर देश भर में अफवाह और टेंशन बढ़ी हुई है, तो आम आदमी की जेब बचाने पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। तेल संकट और मिडिल ईस्ट के हालात पर पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक की, साफ कह दिया है कि तेल संकट का बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए। महंगाई, ईंधन आपूर्ति और लोगों की जरूरत का पूरा ख्याल रखा जाए।
मोदी के निर्देश पर मंत्रालय और राज्य सरकार कड़ा एक्शन ले रही है। जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एस्मा लगा दिया गया है। 1955 का यह कानून खास हालात में सरकार को बड़ी ताकत देता है। वो अनाज, तेल, दवाइयों की सप्लाई और कीमत कंट्रोल कर सकती है। इसके लिए ग्राहक और एजेंसी के लिए ऐसे सामान सीमित कर सकती है। इसे आसान भाषा में जमाखोरी रोकने वाला कानून कह सकते हैं। कमर्शियल एलपीजी की बजाय घरेलू एलपीजी के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल के डायरेक्टर्स की एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह कमेटी रेस्टोरेंट एसोसिएशन से बात कर उनकी जरूरतों को पूरा करेगी और एलपीजी की कमी या उससे जुड़ी अफवाहों को दूर करने का काम करेगी। भारत हर साल 3 करोड़ 10 लाख टन एलपीजी की खपत करता है और इसमें से 62% एलपीजी का भारत आयात करता है। पहले भारत का कच्चा तेल और गैस इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से आता था, लेकिन जंग होने से पहले ही भारत दूसरे विकल्प अपनाने लगा। अब भारत का 70% तेल और गैस दूसरे रूट से आता है। देश की सभी रिफाइनरियां भी अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रही हैं। खबर है कि देसी रिफाइनरी से 10% ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है और आम लोगों को 100% एलपीजी सप्लाई जारी रहने की गारंटी दी गई है। सुनिए जरा इस त्राहिमाम पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना है कि अभी इमीडिएट इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर लंबा वॉर चलता है तो सरकार ने कमेटी बना दी है। मेरे ख्याल से सरकार सारे सिचुएशन पे नजर रखी हुई। जो भी सोशल मीडिया में या तरीके से कोई र्यूमर फैलाया जाता है, मुझे किसी ने कहा कि लोग पेट्रोल बनाने लगे हैं जा करके कि क्या होगा, उस र्यूमर पर जा करके केओस नहीं करना चाहिए। बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है इनकी, इसमें जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे और उसके ऊपर से जंग भी है तो ये तो बढ़ेगा। निश्चित तौर से एक बहुत इस वक्त संकट का दौर है और इसके लिए जो है वो हमारे देश में इसका असर कम से कम पड़े, लोगों को किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए जो है वो सरकार सारे जो प्रयास और उपाय हैं वो कर रही है। आपसे बात करूंगा तो मैंने बात की सीएम साहब से, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय ने कि मैं 2-4 दिन में ये नाफेड के लोगों को भी बुलाता हूँ और मीटिंग करके क्या रास्ते निकाल सकते हैं देखते हैं। सरकार को न सिर्फ इस पे शांति की तरफ बढ़ने के लिए कदम उठाने चाहिए, लेकिन भारत सरकार का जो स्टैंड है, जैसा कल कहा पार्लियामेंट में, उसको कारगर करना चाहिए कि डीएस्केलेशन हो, वायलेंस खत्म हो और कूटनीतिक रास्तों को दोबारा तलाशा जाए। इसी में सब लोगों का हित है, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये जो रास्ता ईरान ने बंद किया है, अगर ये भारत के लिए रास्ता बंद हो गया तो दूसरे रास्ते कौन से हैं? सीधी सरल तरीके से आपको बताता हूं दूसरे कौन से तेल के रूट हैं जिससे तेल आ सकता है। तो आपके सामने अलग अलग रूट है। पहला रूट देखिए, रूस से आएगा तेल तो यहां से काला सागर होकर भूमध्य सागर से होते हुए सुएज नहर और अरब सागर होते हुए मुंबई या कोच्चि तक आएगा। पहला रूट फिर से प्ले कीजिए जरा और देखिए, ये रूट 1 है। रूस से तेल लेकर ये रास्ता है काला सागर होते हुए भूमध्य सागर, सुएज नहर, अरब सागर होते हुए मुंबई या कोच्चि तक। रूट 1 है तेल का। दूसरा रूट देखिए जरा, तेल भारत तक आने का दूसरा रूट कौन सा है? अमेरिका और वेनेजुएला से आता है तो ये रास्ता ब्राजील के रास्ते साउथ अफ्रीका, अरब सागर होते हुए मुंबई या कोच्चि तक तेल आएगा। ये दूसरा रूट है भारत का तेल लेने का। तीसरा रूट देखिए जरा, अगर इंडोनेशिया और दूसरे देशों से तेल लेता है तो ये रूट है कैसे बंगाल की खाड़ी से होता हुआ स्ट्रेट ऑफ मलक्का और विशाखापट्टनम। तो ये रूट है, 3 रूट। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव। भारत की सरकार इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अपनी तैयारियां कर रही थी। हमारे क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो इंटैक्ट हैं,
यद्यपि कि एलपीजी के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर की गई है, लेकिन भारत की जो सरकार है वो किसी भी तरीके की जो फर्दर अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो उसको डील करने के लिए अपनी तैयारियां पूरी करके रखे हुए है। और जैसा कि विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। हम कंटिजेंसी की स्थितियों को डील करने के लिए तैयार हैं। और एनर्जी सप्लाई चेन्स के संदर्भ में ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर के डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी है, जिसके के तहत हम विश्व के अन्य भागों से भी ऑयल का और गैस का इंपोर्ट करते हैं, जाहिर है कि ऐसी किसी कंटिजेंसी की स्थिति में उसे भी रैंप अप किया जा सकता है। अब देखिए जरा, एक तरफ ऑयल वॉर चल रहा है, तेल की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ वाटर वॉर भी चल रहा है। ईरान गुस्से में है क्योंकि उसका पानी बंद कर दिया है। कैसे? उसका जो पानी, खारा पानी, खाड़ी देशों में खारा पानी आता है, खारे पानी को शुद्ध करने के लिए यह प्लांट लगाया जाता है जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त। यह प्लांट खाड़ी देशों में जो खारा, वहां रेगिस्तान में बहुत पानी होता नहीं, तो खाड़ी देशों में इस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं जिससे खारे पानी को शुद्ध करके वो पी सकें और इस्तेमाल कर सकें। उनके इस प्लांट को, ईरान के इस प्लांट को इजराइल ने तबाह कर दिया है, इसलिए ईरान गुस्से में है। तो आपको बताऊं कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर आ गया। अब सैन्य ठिकाने ही नहीं, तेल और पानी के प्लांट निशाने पर हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया। जिस प्लांट पर हमला हुआ वो हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब केशम द्वीप है। वाटर प्लांट पर हमले से 30 गांव में पानी की सप्लाई ठप हो गई। कहां से मिलेगा पानी? इसके बाद बहरीन ने भी वाटर प्लांट पर ड्रोन हमले का दावा किया है। दरअसल जिस प्लांट पर हमला किया गया वो डीसैलिनेशन प्लांट था, जिसे प्लांट, ऐसे प्लांट में समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। खाड़ी देश पेयजल के लिए डीसैलिनेशन प्लांट पर ही निर्भर होते हैं। दूसरे कामों के लिए भी इसी प्लांट से पानी की सप्लाई होती है। दुनिया भर में डीसैलिनेशन क्षमता का 60% हिस्सा खाड़ी देशों में है क्योंकि इनके पास खारा पानी होता है। फारस की खाड़ी में 400 से ज्यादा वाटर डीसैलिनेशन प्लांट हैं। ऐसे प्लांट पर हमले से कतर और बहरीन सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, हालत खराब होगी। अब देखिए जरा, जो खाड़ी देश हैं, इन देशों में कौन कौन से देश हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ये प्लांट लगा रखे हैं, क्योंकि पानी का दूसरा कोई स्रोत नहीं है। तो आपके सामने आ गया है। सबसे पहले देखिए, यूएई ने 42% इनकी पानी की सप्लाई इसी प्लांट से होती है, डीसैलिनेशन प्लांट से। सऊदी अरब की 70% जो है पानी प्यूरिफाई करता है सऊदी अरब। ओमान लगभग 86% पानी प्यूरिफाई करता है, खारे पानी को प्यूरिफाई करके इस्तेमाल करता है। कुवैत लगभग 90% खारे पानी को शुद्ध करता है और पीने लायक बनाता है। सुनिए जरा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Everything they have is gone, including... अगर हम उन पर हमला करते हैं तो बिजली उत्पादन और कई अन्य चीजों से संबंधित कार्यों के लिए उनके पुनर्निर्माण में कई साल लगेंगे। हम उन पर हमला करने से पहले ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या होता है। और ईरान का पानी पर हमला हुआ तो अब ईरान कैसे बदला ले रहा है। ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। ये तस्वीर देख रहे हैं ईरानी मिसाइल की। IRGC खमनेई की सेना ने अटैक किया है अमेरिकी बेस पर। खमनेई की नेवी भी अटैक कर रही है। ये नेवी का हमला है। नेवी ने अलुदैद एयरबेस पर अटैक किया है और ये अमेरिकी एयरबेस है, उस पर हमला किया है। दूसरी तरफ बहरीन के होटल पर अटैक हुआ है। बताया जाता है कि यहां कोई अमेरिकन मौजूद था। इसकी जानकारी ईरान को मिली और उसके बाद बहरीन के इस होटल पर अटैक हुआ। और देखिए, इस हमले के बाद देखिए,
इस तरह के अटैक बहरीन में हो रहे हैं। लगातार बहरीन में सायरन बज रहे हैं लोगों को अलर्ट करने के लिए, आगाह करने के लिए। ईरान ने, देखिए, अमेरिका ने क्रूज मिसाइल दागी थी, ईरान ने क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट की है और मिसाइल गिरा दी है अमेरिकन मिसाइल। और इन हमलों में दोनों तरफ की सेनाएं भी मारी जा रही हैं। अमेरिकी जवान जो मारा गया, उसका ताबूत, उसका शव पहुंचा है। तो ईरान न सिर्फ अमेरिका को निशाना बना रहा है, इजराइल पर कम हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल पर भी अटैक कर रहा है। यह सेंट्रल इजराइल का इलाका है जहां पर हमला किया है। और इन लगातार हमलों के बीच ईरान ने एक शर्त रख दी है दुनिया के देशों के लिए। तेल लेना है तो हमारी एक शर्त माननी होगी। तो ईरान की देखिए शर्त क्या है तेल लेने की। अमेरिका और इजराइल जंग, ईरान में जंग का 11वां दिन में पहुंच गया। ये जो जंग है, इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनातनी लगातार बढ़ती जा रही। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने पर फिलहाल पाबंदी लगा रखी है इस इलाके से। अब ईरान ने इस रास्ते जहाजों के गुजरने को लेकर नई शर्त रखी है। IRGC ने कहा है कुछ देशों को इजाजत दी जा सकती है, लेकिन पहले उन्हें इजराइल, अमेरिका के जो राजदूत उनके देशों में हैं, इनको निकाल बाहर करना होगा। यानी जो देश अमेरिका और इजराइल के राजदूत को अपने अपने देश से निकाल देंगे। हालांकि अमेरिकी चैनल CNN की रिपोर्ट में अलग दावा किया गया। एक ईरानी अधिकारी के हवाले से सिक्योरिटी टैक्स की बात की गई है। कहा गया ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों पर अब टैक्स लगाएगा। यह टैक्स अमेरिका के सहयोगी देशों के जहाजों पर लगाए जा सकते हैं। ईरान दावा कर रहा है कि तेल की कीमतों पर कंट्रोल उसके हाथ में है और अमेरिका को इंतजार करना होगा कि ईरान आगे क्या कदम उठाता है। ईरान का दावा है कि एनर्जी मार्केट पहले से ही अस्थिर हो चुका है और ईरान तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक ट्रंप हार नहीं मानते। ईरान दावा कर रहा है वो 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का बहुत अहम कारोबारी रास्ता है। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, सप्लाई होता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं खमनेई की सेना के सलाहकार। हम एक लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं, जो संभवतः 10 साल तक चल सकता है। हमारी सशस्त्र सेनाएं पूर्व निर्योजित परिदिशाओं के अनुसार कार्य कर रही हैं और तब तक जारी रहेंगी जब तक कि अमेरिका को इस क्षेत्र से खदेड़कर पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर दिया जाता।